नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के पद का वर्णन है और संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। याद रखना, भाग 5 और अनुच्छेद 62 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का जो सर्वोच्च जो पद है वो राष्ट्रपति का पद होता है। समस्त कार्यकारी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। राष्ट्रपति के नाम पर उन शक्तियों का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उनका उपयोग करती है, लेकिन व्यवहार में जो प्रथम नागरिक माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। और राष्ट्रपति का ये जो नाम है, सबसे पहले ये नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सुझाया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये राष्ट्रपति का नाम सुझाया था। जब संविधान सभा के अंदर चर्चाएं चल रही थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो राष्ट्रपति के राष्ट्र के प्रथम नागरिक के लिए जो नाम सुझाया था वो था राष्ट्रपति। और ये जो राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने यूएसए से आयातित किया है। यूएसए में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है। वहाँ से, हालांकि उसकी यूएसए की राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों में और भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों में बहुत अधिक अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ राष्ट्रपति सीधा जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और भारत के अंदर ये चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसके बाद में आइए इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं प्रत्येक बिंदुवार। सबसे पहले कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी निर्वाचन पद्धतियां इसके अंदर प्रयोग में ली जाती है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, जनता अप्रत्यक्ष तौर पर इसका चुनाव करती है। और जनता की ओर से इसमें राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य और सभी विधानसभाओं के विधानसभा सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यहाँ ये सनद रहे कि राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, 12 मनोनीत सदस्य, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। हालांकि लोकसभा में मनोनीत जो सदस्य है उनका तो मनोनीत सदस्य होते थे आंग्ल भारतीय, उनका प्रावधान हाल ही में भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। और विधानसभा और विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते। तो निर्वाचक मंडल में ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों में ही निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में नहीं होते हैं। मनोनीत सदस्य राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हो, चाहे विधानमंडल के मनोनीत सदस्य हो, और या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो पहला तो है इनका निर्वाचन इनके द्वारा किया जाता है। इनके प्रत्येक विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य के उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर इनके मत का मूल्य निकाला जाता है। दूसरा आता है निर्वाचन के लिए निर्वाचन पद्धति कौन सी प्रयोग में ली जाती है। निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब यह एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। इसके अंदर जो भी, अगर मान लो 4 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं और 4 सदस्य चुनाव के ABCD राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, प्रत्येक सदस्य को जो मत पत्र दिया जाता है उस मत पत्र में चारों का उल्लेख होता है ABCD। और अब जो मत देने वाला जो है वो इनके ऊपर अपना वरीयता क्रमांक अंकित करता है कि वो सबसे ज़्यादा किसको वोट देना पसंद करता है। वो अपनी वरीयता क्रम अंकित करता है 1, 2, 3, 4 कि मुझे सबसे ज़्यादा A पसंद है। अगर A का चुनाव नहीं किया जाता है तो मुझे उसके बाद में C पसंद है, C नहीं है तो फिर D पसंद है, फिर B पसंद है। तो इनमें जो फर्स्ट वरीयता के जो वोट होते हैं उनको सबसे पहले काउंट किया जाता है। मान लो इसको 30 फर्स्ट काउंटिंग के वोट मिल गए,
इसको 30 सेकंड काउंटिंग के वोट मिल गए, इसको 30 मिल गए और इसको 10 वोट ही मिले। अब इसमें इसको काउंटिंग को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि किसी सदस्य को 51 वोट नहीं मिल जाए। तो यहाँ किसी भी सदस्य को 51 वोट नहीं मिला या किसी एक को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। इसके लिए क्या करना दीजिए, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उनके वोटों को उन बाकी 3 में डिवाइड किया जाता है, बाकी 3 को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेकंड वरीयता के आधार पर। जैसे इसने सेकंड वरीयता के आधार पर सी को चुना है तो इस कैंडिडेट का वोट सी को चला जाएगा। तो इनके ये जो 10 वोट है इन तीनों को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ये उसके बाद में जो तीसरे नंबर पर रहा उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा और तब तक वोट ट्रांसफ़र होते रहेंगे जब तक कि जीतने वाले कैंडिडेट को 51% वोट नहीं मिल जाते। तो इस पद्धति को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। इसमें एक का वोट है वो दूसरे को संक्रमणीय मतलब ट्रांसफरेबल, एक का वोट है वो दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के अंदर अब तक जो प्रथम चक्र जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सब में प्रथम चक्कर की यानी पहली बार 51% कोटा प्राप्त हो गया था। केवल एक बार वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे उस समय द्वितीय चक्कर की मतगणना करवानी पड़ी थी, यानी वोटों को जो सबसे कम कैंडिडेट रहा, तीसरे स्थान पर कैंडिडेट था, उनके वोटों को संक्रमण करके बाकी में डिवाइड किया गया था। उसके बाद में आता है ये निर्वाचन पद्धति के बाद में शपथ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ में याद रखना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। शपथ में ये ध्यान रखना राष्ट्रपति है वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है, संविधान की रक्षा या प्रतिरक्षण ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल हो। बाकी अन्य जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो ईश्वर के नाम की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता के नाम की शपथ लेते हैं। केवल राष्ट्रपति एक ऐसा पदाधिकारी है जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, संविधान को बनाए रखने की शपथ लेता है। उसके बाद में आता है इसका कार्यकाल। कार्यकाल अमूमन भारत में सभी पदों का जो कार्यकाल है वो 5 साल ही है। केवल राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 साल होता है। 5 साल से पहले राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और वो स्वयं पद से त्यागपत्र दे सकता है। इसके बाद में योग्यताएं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो न्यूनतम योग्यता है सबसे पहले तो है उम्र है वो 35 वर्ष को पार की जानी चाहिए। दूसरी बाकी शर्तें नहीं, इससे में पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके बाद में है कि त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। अब ये प्रश्न पूछा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है। उपराष्ट्रपति जो इसकी सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति है अपने पद का इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भेजता है तो इसकी सूचना सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसको देता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष इस बात को लोकसभा में रखता है, सदन में रखता है इस बात को। उसके बाद में है राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। भारत में सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाला ये पद है तो इसमें 5 लाख रुपए का मासिक वेतन मिलता है और ये पूरा का पूरा वेतन टैक्स फ्री होता है, यानी टैक्स इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद में है पेंशन, राष्ट्रपति को प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये पेंशन, प्रति माह 1.5 लाख रुपये सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन मिलेगी। हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, जिसे महाभियोग नाम दिया गया है। महाभियोग क्या है कि संसद के दोनों सदनों से कम 2/3 बहुमत, दोनों सदन 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के महाभियोग के
पर मतदान कर दें, यानी दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने के लिए तैयार हो जाएं, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी पड़ती है ताकि वो अपना बचाव में अपना पक्ष रख सके। तो ये इसके मोटा मोटी प्रक्रिया का रहा। और ये जो चुनाव है ये गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो गुप्त मतदान प्रणाली। उसके बाद में देखते हैं कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी है। इसके बाद में है राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी है, उन्हें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहली शक्ति है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यकाली शक्ति के अंतर्गत ये पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है, उस मंत्रिपरिषद वो राष्ट्रपति के नाम पर ही कार्य करती है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, उन्हें पद की शपथ दिलाना, और राज्यपाल, विभिन्न जो स्टेट है उनमें राज्यपाल के पदों की नियुक्ति करना, ऐसी शक्तियाँ इसकी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आती है। दूसरा बिंदु है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक वो उस कानून का रूप नहीं ले सकता। तो विधायी शक्ति, और राज्य विधानसभा का किसी विधेयक है जो राष्ट्रीय महत्व का है, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। तो यानी विधि निर्माण के अंदर राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इन शक्तियों को विधायी शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति करना और इनके जो स्थानांतरण करना वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। और राष्ट्रपति की जो समाधान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत वो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती है। वित्तीय शक्तियाँ, यानी कोई भी जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में नहीं रख सकते। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति धन विधेयक के ऊपर आवश्यक है। और प्रति वर्ष जो बजट होता है वो बजट राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बजट को सदन में, लोकसभा में रखने के लिए कहता है। तो ये इसकी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हुई। उसके बाद में है कूटनीतिक शक्ति। राष्ट्रपति है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के साथ अगर यात्राएं करता है तो वहाँ उन्हें कई प्रकार की संधियाँ करनी पड़ती है। संधि में राष्ट्र का पक्ष लेता है, भारत की ओर से हस्ताक्षर करता है, तो वो इस राष्ट्र की कूटनीतिक शक्तियाँ कहलाती हैं। राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरे देशों के साथ या दूसरे किसी भी मंच के ऊपर, फोरम के ऊपर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये इसकी कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आती है। सैन्य शक्तियों के अंतर्गत इसको तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कहा जाता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। और उसके बाद में है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को इमरजेंसी, 3 प्रकार के आपातकालीन सेवाएं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, तीनों अनुच्छेद विशेष तौर पर याद रखना। अनुच्छेद 52 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, 62, 71 और 75 में। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना, किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना। और अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाना। ये वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अभी तक नहीं लगाया गया है कहीं। ये तीनों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, इन तीनों ही दशाओं के अंदर राष्ट्रपति हाइपर पावर की स्थिति में आ जाता है, यानी बहुत अत्यधिक शक्तियाँ इनके पास संग्रहित हो जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब संसद का सदन नहीं चल रहा हो तब अनुच्छेद 123 यानी 123, 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की, यानी कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय हो और संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस पर कानून बनाना बहुत अत्यधिक आवश्यक हो, तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। उस अध्यादेश को जब संसद का सत्र शुरू होता है तब उसमें पटल पर रखा जाता है, उसे वापस संसद के द्वारा पास होगा तभी वो कानून का रूप लेगा, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। समाधान की शक्ति, समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। ये समाधान की जो शक्ति है उनके प्रकार है क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन। यानी ये अनुच्छेद इसके तहत 72 के तहत
किसी भी अगर फांसी की सज़ा हुई है तो उसे कंप्लीट क्षमा कर सकता है, कंप्लीट माफ़ कर सकता है। लघुकरण यानी उसकी प्रकृति चेंज कर सकता है। अगर फांसी की सज़ा हुई है तो उसे मृत्युदंड में बदल सकता है। परिहार के संबंध उसमें थोड़ा कम कर सकता है। विराम का मतलब है विशेष परिस्थितियों में उसे रोक सकता है। प्रतिलंबित यानी उसे कुछ उस जो सज़ा है उसे थोड़ा लंबित कर सकता है कुछ अवधि के लिए, कि इसको परिस्थितियों को छोड़कर बाद में दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 72 के तहत ये 5 प्रकार की समाधान की शक्तियाँ इन्हें प्राप्त है। उसके बाद में वीटो की शक्ति। वीटो के कुल 4 प्रकार होते हैं: अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो और विशेषित वीटो। भारत के राष्ट्रपति को ये 3 प्रकार के वीटो प्राप्त है। ये चौथा वीटो ये यूएसए के राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत यानी वीटो शक्ति के अंदर भारतीय राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ अधिक है। अत्यंतिक वीटो ये क्या होता है? किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेना, कोई राय नहीं देना, अपने पास सुरक्षित रख लेना। अब तक भारत में केवल 2 ही विधेयकों, पेप्सी विनियोग विधेयक 1954 और संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1991, इन 2 विधेयकों के ऊपर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। यानी इन्हें केवल अपने पास लंबे समय तक रख लिया गया और बाद में इन्हें सरकार जब चेंज हुई तो उन्हें वापस सदन में रखा गया। तो ये अत्यंतिक यानी ये भारत का जो संविधान है उसमें ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोके रखेगा। ये नहीं, केवल वित्त विधेयकों में है कि वो उनके ऊपर अनुमति देना बाध्यकारी है, और संविधान संशोधन का जो विधेयक है उसके ऊपर बाध्यकारी है। संविधान संशोधन और वित्त विधेयक दोनों में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, अन्य विधेयकों पर ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं। वो कितने भी समय तक उस विधेयक को रोके रख सकते हैं। तो ये अत्यंतिक वीटो की श्रेणी में आता है। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, और संसद अगर उसे वापस पास कर दें तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होते हैं। ये इन्हें कुछ समय के लिए उसे निलंबित करते हैं। अगर संसद मूल रूप में उसे वापस भेजे तो भी राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ये निलंबनकारी वीटो कहलाता है। तीसरा पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो किसी विधेयक को ने तो हाँ कहते हैं, नहीं ना कहते हैं, कि अनिर्णित की स्थिति में अपने पास रख लेते हैं, यानी अपने पॉकेट में रख लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं करते हैं। ये पॉकेट विधेयक ये केवल एक बार भारतीय डाक अधिनियम है, भारतीय डाक अधिनियम, उसके ऊपर डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह ने एक ही बार प्रयोग किया था। राजीव गांधी सरकार थी उस समय। तो पॉकेट वीटो का केवल एक ही बार इस्तेमाल हो चुका है। अत्यंतिक वीटो का 2 बार इस्तेमाल हो चुका है। और विशेषित वीटो ये यूएसए की संसद में लागू होता है। यानी अगर संसद किसी विधेयक को पास करती है और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है तो संसद 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से उसे वापस भेजती है, तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। तो भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? तो भारत में अगर कोई किसी विधेयक को संसद वापस भेजती है तो साधारण बहुमत से अगर संसद वापस भेज देती है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। इसलिए विशेषित वीटो की आवश्यकता नहीं है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो आज के हमारा ये टॉपिक था राष्ट्रपति। यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को विशेष तौर पर याद रखना और इन चीज़ों को अनुच्छेद के आधार पर याद रखने का प्रयास करना। धन्यवाद।